हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11 सोशियोलॉजी। और आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी बुक 2 ऑफ क्लास 11 अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी। इसका पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं, जिसमें इंट्रोड्यूस किया था हमने सोशियोलॉजी को। अब हम सोशियोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं। इस बुक में 5 चैप्टर है। चैप्टर 1 दैट इज सोशल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल प्रोसेस इन सोसाइटी है कि किस तरीके से सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे स्टेटास में वो डिवाइडेड है, कैसे सोशल प्रोसेस सोसाइटी में काम करता है, ये सब। सेकेंड चैप्टर इज अबाउट सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। फिर थर्ड चैप्टर है एनवायरमेंट एंड सोसाइटी। फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर में हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट को, और फोर्थ चैप्टर में हमारा इंट्रोडक्शन होगा वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट से। तीस चैप्टर 4 एंड 5 बच्चे, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप सोशलॉजी किसी भी लेवल पे पढ़ रहे हैं, 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव स्टफ्स, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो आपको 100% क्रैम्ड होनी चाहिए। इसका एक एक वर्ड आपको लिटरली लर्न होना चाहिए। सो दैट्स वाई हम अपना जो बुक है वो स्टार्ट ही चैप्टर 5 इंडियन सोशलॉजिस्ट से कर रहे हैं। इंडियन सोशलॉजिस्ट, अब देखिए सोशलॉजिस्ट कौन होते हैं, क्या काम करते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बुक 1 इंट्रोड्यूसिंग सोशलॉजी, उसकी पूरी प्लेलिस्ट चैनल पे है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये है आपका चैप्टर नंबर 5 इंडियन सोशलॉजिस्ट, कि किस तरीके से इंडिया में सोशलॉजिस्ट जो है वो डेवलप हुई, कौन कौन से इंडियन सोशलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसमें अपना बहुत अच्छा योगदान दिया है। सबसे पहले आप इसमें ये देखिए कि आपने अपने ओपनिंग चैप्टर ऑफ फर्स्ट बुक में देखा था इंट्रोड्यूसिंग सोशलॉजी, जिसके अंदर हमने देखा कि मेजरली जो आपकी सोशलॉजी है वो कहाँ से शुरू हुई थी, वो हुई थी यूरोप से। अगर हम देखें कि यूरोप में एक नया फेस आता है, उस नए फेस के साथ जो डिमांड्स थी, किसकी, जो लोगों की डिमांड्स थी, वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुई थी। और उसी डेवलपमेंट के साथ साथ क्या हुआ था कि जो हमारा सोशलॉजी जैसा सब्जेक्ट है, समाज को समझने जैसा सब्जेक्ट, ये वहाँ पे डेवलप होना शुरू हो गया था। इंडिया में जो सोशलॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग है, ये थोड़ा सा ज़्यादा पुराना है। थोड़ा सा ज़्यादा इन द सेंस सिर्फ 100 ईयर्स हुए हैं इसको। अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ही पुराने टाइम से हम सोशलॉजी पढ़ रहे हैं। ऑल्दो अगर हम अपने ग्रंथों में जाएं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेजरली जो हम इधर देख रहे हैं वो बेसिकली यही है कि हाँ ठीक है, इंडिया के अंदर सोशलॉजी का अगर जो लाइफ देखें आप, तो इट इज़ अराउंड 100 ईयर्स। जो बेसिकली सोशलॉजी की स्टडी शुरू कहाँ पे हुई थी इंडिया में, बॉम्बे यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, जिसको ग्रांट मिला बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1914। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये सब चीज़ें और इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ने लग गई। इंडिया के अंदर जो इंटरेस्ट है सोशलॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग का, ये थोड़ा अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है, यूरोप से, यूरोपियन कंट्रीज से। तो इट इज़ बिगिन इन 1919, नहीं 1914 है ये, 1914 में इसको मिला था, ये आप ठीक कर लेना, इन यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। 1920s में 2 अदर यूनिवर्सिटी को मिल गया, फिर कैलकाटा को, लखनऊ को। फिर ऑल्सो बिगिन प्रोग्राम ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन सोशलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। तो इसकी जैसे जैसे इंपॉर्टेंस हमें समझ में आती गई, हम इसकी स्टडी शुरू करते गए। अब टुडे इन एवरी मेजर यूनिवर्सिटी हैज़ डिपार्टमेंट ऑफ सोशलॉजी। अगर हम आज के टाइम की बात करें तो आज के टाइम पे जो सारे मेजर यूनिवर्सिटी हैं उसमें डिपार्टमेंट ऑफ सोशलॉजी है ही है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी भी है, नॉर्मल एंथ्रोपोलॉजी भी है, और उसके अलावा इन डिसिप्लिन्स के अलावा भी और सारी चीज़ें कुछ हैं। So nowadays sociology tends to be taken for granted in India like most established things, but this was not always so. आज के टाइम पे आप ये देखो तो सोशलॉजी की उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। आप कहो कि आप कौन हो, तो जी मैं सोशलॉजिस्ट हूँ, तो आपकी ऑलमोस्ट ज़ीरो वैल्यू है सोसाइटी की नज़रों में, जबकि आप सोसाइटी को ही पढ़ रहे हो। सोशलॉजी में ऐसा नहीं है कि हमेशा से ही इसकी इतनी कम डिमांड रही थी। इन अर्ली डेज इट वॉज नॉट क्लियर एट ऑल वॉट एन इंडियन सोशलॉजी वुड लुक लाइक। शुरुआत में ऑब्वियसली बात है, किसी को नहीं पता होता कि जो इंडियन सोशलॉजी है ना,
भारतीय सोशलॉजी, भारतीय समाजशास्त्र, हमें नहीं पता था वो कैसा दिखेगा, कैसा एमर्ज होके आएगा, एंड वेदर इंडिया रियली नीडेड समथिंग लाइक सोशलॉजी। भाई यूरोप में तो आपने देखा रेनेसेंस आया, इतना सब कुछ चेंज आया, लोग एमर्ज आउट हुए, कि क्या इंडिया में सच में जरूरत थी सोशलॉजी की, या जरूरत है? अब जो फर्स्ट क्वार्टर होता है 20th सेंचुरी का, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी मीन्स 1901 to 1925, those who become interested in discipline had to decide for themselves what role it could play in India। तो जो लोग, जो महान लोग, पढ़े लिखे लोग खुद को सोच रहे थे कि वो सोशलॉजिस्ट बन सकते हैं, सोशलॉजी में काम कर सकते हैं, तो उनको सोचना था सबसे पहले कि इंडिया में ये किस तरीके से हेल्प करेगा लोगों को, इंडिया में इसकी इम्पोर्टेंस हम कैसे लोगों को रियलाइज करवा सकते हैं, या किस तरीके से समाज में सुधार ला सकता है, बेटरमेंट कर सकता है ये सब्जेक्ट। तो यू आर गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस टू सम ऑफ द फाउंडिंग फिगर्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी इन इंडिया। तो कुछ हम इस चैप्टर में, वी आर सो लकी दैट वी हैव टू गॉट टू स्टडी इन दिस बुक्स, कि हम उन सोशलॉजिस्ट के बारे में देखेंगे जिन्होंने लिटरली इंडियन सोशलॉजी को स्थापित किया था। ये जो स्कॉलर्स थे, दे हैव हेल्प टू शेप द डिसिप्लिन एंड अडेप्ट टू इट अवर हिस्टोरिकल एंड सोशल कंटेक्स्ट। सो जो स्पेसिफिसिटी है इंडियन कंटेक्स्ट की, इसने रेस किए बहुत सारे क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वेस्टर्न सोशलॉजी एमर्ज होती है एज एन अटेम्प्ट टू मेक सेंस ऑफ मॉडर्निटी, व्हाट वुड इट्स रोल बी अ कंट्री लाइक इंडिया। सो अगर वेस्टर्न सोशलॉजी एमर्ज हो रही है, सब काम हो रहा है मॉडर्निटी में, तो इंडिया का क्या रोल होगा इसमें? इंडिया टू वॉज कॉज ऑफ एक्सपीरियंसिंग द चेंजेस। तो अगर भैया आप चेंजेस की बात कर रहे हो, तुम तो यूरोप की चेंज की बात कर रहे हो, हमारे तो इंडिया में इतने सारे चेंजेस हो रहे थे, इंडिया में भी मॉडर्निटी की जरूरत थी। सो बट विद एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, इट वॉज अ कॉलोनी। लेकिन एक फर्क था भाई, क्या फर्क था? बहुत बड़ा फर्क था। हम आज़ाद नहीं थे। हम 1901 से 1925 के फेस में बात करें तो वी वर जस्ट अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। अब जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मॉडर्निटी का इन इंडिया वॉज क्लोजली इंटरवाइंड विद द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल सब्जुगेशन। तो जो पहला एक्सपीरियंस आता है ना कंट्री में मॉडर्निटी का, वो उतना ज़्यादा इमर्ज आउट क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारे ऊपर ऑलरेडी सब्जुगेशन थी, एक और पावर बैठी हुई थी कॉलोनी के रूप में। सेकेंडली, अगर सोशल एंथ्रोपोलॉजी को इन द वेस्ट अरोज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी फेल्ड बाय यूरोपियन सोसाइटी अबाउट प्रिमिटिव कल्चर, व्हाट रोल इट हैव इन इंडिया। सोशलॉजी में या यूरोप में अगर हम देखें, सोशल एंथ्रोपोलॉजी इमर्ज आउट हुआ था क्योंकि लोग बहुत फ्री थे, उन्हें प्रिमिटिव कल्चर के बारे में स्टडी करना था। इंडिया में क्यों करें भाई हम? So which was an ancient and advanced civilization, but which it also primitive society within it। तो भैया हमारे यहाँ तो सारे टाइप के ही लोग रह रहे थे। So finally, what useful role could sociology have in sovereign independent India? और तीसरी चीज ये थी, सबसे बड़ा मुद्दा उस समय ये था कि इंडिया को सवेरेन बनाने में, इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने में किस तरीके से सोशलॉजी रोल प्ले कर सकती है, किस तरीके से हम प्लान डेवलपमेंट कर सकते हैं और डेमोक्रेसी ला सकते हैं या उस चीज़ में वर्क कर सकते हैं। सो ये सारे सवालात थे, सवालात बहुत थे, जवाब बहुत कम थे, एंड पीपल वर ट्राइंग टू सर्च फॉर इट। अब जो पायनियर्स हैं, पायनियर्स मतलब दोज हु स्टार्टेड इट, जो शुरुआत में सोशलॉजी को जैसे सब्जेक्ट को हाथ पकड़ के लेके आए हैं, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, not only had to find their own answers to questions like this, they also had to formulate new questions for themselves। तो उनकी दिक्कत क्या थी, उनके सामने चैलेंज क्या था कि सबसे पहले तो उनको ये आंसर ढूंढने ही थे, उसके अलावा उन्हें अपने आप ही क्वेश्चंस भी फॉर्मुलेट करने थे जिसके उन्हें फिर आंसर ढूंढने थे कि हाँ भाई समस्या पता है तो समाधान मिल जाएगा, लेकिन अगर समस्या ही आइडेंटिफाई नहीं है तो समाधान मिलेगा कैसे? तो उनकी सबसे मेजर यही इशू था, मेजर जो कंसर्न था कि दे हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस एज वेल एज द प्रॉब्लम्स। सो दे आल्सो हैड टू फॉर्मुलेट न्यू क्वेश्चंस फॉर देमसेल्फ। इट वाज ओनली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग सोशलॉजी, और इसका सिर्फ एक ही तरीका था कि वो सोशलॉजी की सिर्फ बात ना करें, सोशलॉजी को करके देखें in an Indian context that questions took shape। एंड वो जो डू करें ना, वो जो सोशलॉजी करें वो इंडियन कंटेक्स्ट में करें, इंडियन तरीके से करें, यूरोपियन तरीकों से ना करें। सो दे वर नॉट अवेलेबल रेडीमेड। भाई ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में स्टडी होगी तो इंडिया के तरीके अवेलेबल थोड़ी ना मिल जाएंगे कि हाँ भैया सब तैयार है बस आके तू काम कर जा।
तो एज इफ अदर द केस इन द बिगनिंग जो इंडियंस थे दे बिकम सोशलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट मोस्टली बाय एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब क्या है कि वहाँ पे कई सारे जो इंडियन सोशलॉजिस्ट थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन्होंने कुछ ऐसा बहुत सोच के नहीं बने थे कि हाँ हम सोशलॉजिस्ट ही बन रहे हैं। दे आर लाइक उनको इंटरेस्ट आता गया, वो पढ़ते गए, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते गए एंड एट द टाइम उन्हें रियलाइज हुआ वो एक अच्छे सोशलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन चुके थे। For example, one of the earliest and best known pioneers of social anthropology in India is L.K. Ananth Krishnan Iyer. अब ये जो है वन ऑफ द मोस्ट नोन पायनियर जिन्होंने सोशल एंथ्रोपोलॉजी पे पूरा रिसर्च वगैरह किया था, ही वॉज मिस्टर L.K. अनंत कृष्णन अय्यर जी, 1861 to 1937. ही बिगेन हिज कैरियर एज अ क्लर्क। सबसे पहले उन्होंने अपना लाइफ में क्लर्क बने वो, फिर वो स्कूल टीचर बने, फिर कॉलेज टीचर बने कोचिन में, in Cochin state in present day Kerala. In 1902, he was asked by the Diwan of Cochin to assist with an ethnographic survey of the state. तो जब वो भाई कोचिन में थे एज अ कॉलेज टीचर, तो जो कॉलेज के दीवान थे ना उन्होंने सॉरी जो कोचिन के दीवान थे उन्होंने उनसे पूछा कि भाई मुझे हेल्प चाहिए, थोड़ा एथनोग्राफिक सर्वे करना है मुझे स्टेट का। एथनोग्राफिक मतलब उसकी एथनिसिटी, रेस वगैरह के बारे में स्टडी करना है, तो आप मुझे असिस्ट करोगे? उन्होंने कहा 100% आई विल असिस्ट यू। किनकी बात हो रही है? ये बात हो रही है L.K. अनंत कृष्ण अय्यर जी की, जो वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड सिमिलर सर्वेज डन इन ऑल प्रिंसली स्टेट्स। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी सर्वे कराना था। भाई क्यों कराना था? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी ना, उनका प्लान ही क्या था कि अब तो भैया सब कुछ हमारे हाथ से गुजर रहा है। अब देखो 1901 का टाइम था, 1901 से 1925 चीज़ें चेंज हो रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एमर्ज आउट हो गई थी, तो उनको भी था कि भाई अब इनके कल्चर में घुस के इनको समझो ना थोड़ा सा। तो वो भी सिमिलर सर्वे कराना चाहते थे प्रिंसली स्टेट में, एज वेल एज जो प्रेसिडेंशियल एरियाज थे अंडर देयर कंट्रोल। अब जो अनंत कृष्ण अय्यर थे डिड दिस वर्क ऑन प्योरली वॉलंटरी बेसिस, वर्किंग एज अ कॉलेज टीचर इन महाराजा कॉलेज एज इर्नाकुलम ड्यूरिंग द वीक। अब जो ये अनंत कृष्ण अय्यर जी थे उन्होंने कुछ ऐसा खास नहीं सोचा, उन्होंने दे वर प्योरली डूइंग द वर्क वॉलंटरी बेसिस पे। कॉलेज टीचर थे वो महाराजा कॉलेज एट एर्नाकुलम के जब ये सारा काम चल रहा था, एंड फंक्शनिंग एज अ अनपेड सुपरिंटेंडेंट ऑफ एथनोग्राफी इन द वीकेंड्स। और उन्हें इस चीज़ के लिए कोई पैसे वगैरह भी नहीं मिले थे, बस वो वॉलंटरली मदद जैसा ये काम कर रहे थे। His work was much appreciated by British anthropologists and administrator of the time. और जब इनकी रिसर्च सामने आती है, जब इनका वर्क सामने होता है, एवरीबडी वॉज सो प्लीज बिकॉज ही डन सो ग्रेट वर्क कि इनको अप्रिशिएट करने पे मजबूर हो गए। तो जो ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उस समय के, और उसके बाद उन्हें इनवाइट किया गया कि वो सिमिलर एथनोग्राफिक सर्वे जो है माइजोर स्टेट में हम करने वाले हैं, तो वहाँ पे आप हमारी प्लीज़ मदद करिए। अब जो अनंत कृष्ण अय्यर थे वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट सेल्फ टॉट एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू रिसीव नेशनल इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एज अ स्कॉलर। तो मे बी ये शायद पहले ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कोई एंथ्रोपोलॉजी वैसे पढ़ी नहीं थी, बहुत ज़्यादा इन्होंने नहीं देखा था। ये वो सेल्फ टॉट एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्हें नेशनल तो मिला ही मिला, साथ साथ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिलता है एज अ स्कॉलर एंड एन अकेडमिशियन। सो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं, इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।